हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल BSR स्टडी पर। आपको इस चैनल पर जीव विज्ञान की क्लास फ्री में दी जा रही हैं, साथ में नोट्स भी फ्री दिए जा रहे हैं। चैप्टर 4 मानव जनन पार्ट 4 है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं तो मेरे चैनल BSR स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। हार्मोन्स विधियाँ नंबर सी। इससे पहले पार्ट में मैं आपको परिवार नियोजन की विधियाँ 2 पढ़ा चुका हूँ। ये कितनी विधि होती है कि 4 विधियाँ होती हैं, जिसमें से मैं आपको 2 विधियाँ पहले पढ़ा चुका हूँ। अब तीसरी विधि है नंबर सी, हार्मोनल विधि। हार्मोनल विधि क्या होती है? यह गर्भ निरोध की अति सरल विधि है। इस विधि का उपयोग 2 प्रकार से किया जाता है। नंबर 1, मुख्य गोली। मुख्य गोली क्या होती है? इसमें ऐसे हार्मोन्स की गोलियां खाई जाती हैं जो शुक्राणु तथा गर्भ निर्धारण में हस्तक्षेप करते हैं। स्त्रियों के लिए ऐसी गोलियों में प्रोजेस्टेरोन की अधिक तथा एस्ट्रोजन की कुल मात्रा होती है। इन हार्मोन्स का स्राव बहुत घट जाता है जो अंडाशय को सक्रिय करते हैं। जो अंडाशय होते हैं कि क्या करते हैं, उन्हें सक्रिय करते हैं, मतलब काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे में है आपके, जैसे माला डी। ये क्या होती है? यह गोलियां आवर्त चक्र में प्रथम दिन से 21 दिन तक नियमित रूप से ली जाती हैं। जो आवर्त चक्र के अंतिम 7 दिनों में गोलियों को छोड़ दिया जाता है ताकि श्रुति स्राव प्रारंभ हो सके। सहेली, यह एक गैर स्टेरॉयडल सामग्री है जिसे सप्ताह में एक बार लिया जाता है तथा इसके दुष्प्रभाव कम हैं। सहेली गोली को भारतीय विज्ञानियों द्वारा केंद्रित औषधीय संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में तैयार किया गया है। अंतरोपण क्या होता है? आजकल प्रोजेस्टेरोन जैसे एक पदार्थ डिपो प्रवेश के इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। एक इंजेक्शन 3 माह तक प्रभावी रहता है। कहाँ तक? 3 महीने तक ये क्या होता है, ये प्रभावी रहता है। इस प्रकार प्रोजेस्टेरोन की महीना नोरोप्लेट को सक्रिय शल्य क्रिया द्वारा त्वचा के नीचे आरोपित कर देते हैं। यह संपूर्ण 5 वर्ष तक गर्भ निरोध का काम करते हैं। पुरुषों के लिए अभी तक किसी संतोषजनक गर्भ निरोधक गोली का आविष्कार नहीं हो पाया है। इस पर कई देशों में शोध कार्य चल रहा है। यह 3 प्रकार की विधियाँ होती हैं, जैसे पैर कर्तक विधि, बांधा विधि या हार्मोन्स विधियाँ स्थायी विधियाँ हैं। बांध्यकरण या नसबंदी होती क्या है? ये नंबर डी है, ठीक है। इसके 4था प्रकार है ये। इस विधि में जनन वाहिनियों को किसी स्थान पर काटकर या बांधकर जननों से निकलने वाले युग्मक के मार्ग को अवरोध कर देते हैं। मतलब उन्हें काटकर बांध दिया जाता है जिससे जो शुक्राणु होते हैं वो बाहर ना आ सकें, ठीक है। उसे ही हम नसबंदी कहते हैं। यह जनन क्षमता को स्थायी रूप से अवरुद्ध करने की सर्वाधिक सफल विधियाँ हैं। यह विधियाँ निम्नवत हैं। नंबर 1 है महिला का ऑपरेशन या महिला नसबंदी क्या होती है? यह विधियाँ पूर्ण रूप से स्थायी विधियाँ हैं। मतलब ये जो विधियाँ पूरी तरफ से कारगर विधियाँ हैं जो नसबंदी की हैं।
इस विधि में स्त्रियों के अंडवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है, जिससे अंडवाहिका में आगे नहीं बन पाते हैं तथा निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती है। निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती है। फिर आगे आपका नोट करके डाल लेना, यह कार्य संतान उत्पत्ति के समय ही कराई जा सकती है, क्योंकि अंडवाहिनी को काटने के लिए उदर की शल्य क्रिया करनी पड़ती है। कि ये जो विधि है नसबंदी की, ये कब कराई जा सकती है? ये विधि जब कराई जाती है तब संतान उत्पन्न होने वाली, मतलब संतान गर्भाशय में हो, ठीक है, ये विधि तब कराई जाती है। कौन सी? महिला का ऑपरेशन या महिला नसबंदी। जो आपकी अंडवाहिनियां होती हैं ये इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ, कौन सी चीज़ कहाँ होती है। अगर आपको इसे पढ़ना है तो आपको अध्याय 3 पूरा शुरू से पढ़ना होगा, क्योंकि ये चीज़ जो इसके नाम है पूरे वो मैं अध्याय 3 में ही बता चुका हूँ, क्योंकि इस चैप्टर आपका वहीं से स्टार्ट होता है पूरा। अब मैंने पढ़ाया था अभी आपको महिला या ऑपरेशन का या महिला की नसबंदी क्या होती है। जो महिला की जो नसबंदी होती है, जो उसके अंडवाहिनियाँ होती हैं, ये अंडवाहिनियाँ ये होती हैं, ठीक है। क्या? जो आप कटे हुए देख रहे हैं, इस अंडवाहिनियों को काट कर बांध दिया जाता है, जिसे ही हम महिला का ऑपरेशन या महिला की नसबंदी कहते हैं। जो अंडवाहिनी होती है उन्हें काट कर बांध दिया जाता है, जिससे जो शुक्राणु होते हैं वो गर्भाशय में नहीं पहुंच पाते हैं, जिससे उनका निषेचन नहीं हो पाता है। इसे ही हम नसबंदी कहते हैं। अब मैं आपको अगर इसमें बताऊं, नर में ये शुक्रवाहिनियाँ ये क्या होती हैं? आपकी होती हैं शुक्रवाहिनी नलिका होती है, ठीक है ना। जो कि शुक्रवाहिनी नली होती है, इन्हें काट कर बांध दिया जाता है, जैसे हम कहते हैं पुरुष या ऑपरेशन या पुरुष की नसबंदी, ठीक है। क्या? पुरुष की नसबंदी भी कहते हैं। यह विधि कब कराई जाती है? यह विधि तब कराई जा सकती है पुरुष के अंदर जब इसका पुरुष पर संभोग क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं होता, ठीक है। क्या? जो संभोग क्षमता होती है उस पर कोई प्रभाव नहीं होता, ये विधि तब कराई जाती है जिससे यहाँ से क्या होते हैं, पुरुष के शुक्राणु नहीं निकलते हैं। इसे ही हम क्या जो शुक्रवाहिनी उन्हें काट कर बांध दिया जाता है, इसे ही हम पुरुष नसबंदी, पुरुष का ऑपरेशन कहते हैं। पुरुष या ऑपरेशन या पुरुष नसबंदी क्या होती है? इसमें पुरुषों की शुक्रवाहिनी काट कर बांध दी जाती है। यह ऑपरेशन अत्यंत सरल है तथा कभी भी कराया जा सकता है। इसका पुरुष की संभोग क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं होता है। पुरुष नसबंदी के बाद बनने वाले शुक्राणु अधिवेशन नलिका या शुक्रवाहिका में खंडित होकर समाप्त हो जाते हैं। अब आप ये देखेंगे अधिवेशन नलिका क्या होती है। अगर आपको इसे पूरी तरीके से पढ़ना है ना, समझना, तो आपको चैप्टर 3 दूसरा के पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसमें मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है इसे, आप इसे वहाँ जाकर समझ सकते हैं। उसके बाद आपको एक और पॉइंट है इसमें, स्त्रियों में नसबंदी के बाद बनने वाले अंडाणु गर्भाशय नाल में पहुंचकर खंडित हो जाते हैं। जो आपकी परिवार नियोजन की जो विधियाँ थी वो चारों ही विधियाँ कंप्लीट हो चुकी हैं इसमें, ठीक है। क्या? जो चारों विधियाँ थी जो मैंने आपको बताया था परिवार नियोजन की, वो आपकी चारों विधियाँ में इसमें आपको पढ़ा चुका हूँ। चिकित्सीय गर्भवरता संपान क्या होता है? गर्भकाल पूर्ण होने से पहले चाहे गर्भ को माता के भ्रूण से चिकित्सीय रूप से समाप्त करने की प्रक्रिया को चिकित्सीय गर्भवरता संपन्न या एमटीपी कहते हैं। इसे उत्प्रेरित गर्भपाल भी कहते हैं, जिससे बच्चों को मार दिया जाता है। मतलब जो एनटीपी है, इससे क्या होता है, जो बच्चे होते हैं उन्हें मार दिया जाता है। अभी से मैं आपको पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, जब आप इसके नीचे का पॉइंट पढ़ते जाएंगे तो ये चीज़ आपको खुद ही समझ में आती जाएगी। चिकित्सीय गर्भवरता समापन की प्रक्रिया में कुछ दवाओं का उपयोग कुशल चिकित्सीय की देख रेख में किया जाता है।
संपूर्ण विश्व में प्रतिवर्ष 4 से 5 करोड़ भ्रूण का चिकित्सीय गर्भधारण संपन्न किया जाता है, अर्थात जनसंख्या के नियंत्रण के लिए एमटीपी महत्वपूर्ण योगदान करता है। कुछ लोग गैरकानूनी रूप से एमटीपी का प्रयोग कराकर मादा भ्रूण की हत्या करा देते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, इसमें नर और मादा का पता लगाया जा सकता है। चिकित्सीय गर्भधारण संभावना में क्या होता है, जिसमें आप पहले मतलब जो भ्रूण है उसे आप पता लगा सकते हैं वो नर होता है या मादा होता है। ठीक है, जो जैसा अभी मैंने आपको पहले बताया था कि उसे मार दिया जाता है, जैसे मादा होती है तो उसे मार दिया जाता है, नर होता है तो उसे रख लिया जाता है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा मतलब लोग इसका गैर कानूनी उपयोग करने लगे थे बहुत ज़्यादा। कुछ लोग गैर कानूनी रूप से एमटीपी का प्रयोग करके मादा भ्रूण की हत्या करवा देते थे। भारत सरकार में 1971 में इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए बहुत सारे प्रतिबंध लगाए तथा साथ में कानून स्वीकृति प्रदान कर दी। उसके बाद आपका एमटीपी की प्रक्रिया गर्भधारण के 12 सप्ताह की अवधि में ही सुरक्षित होती है। मतलब 12 सप्ताह से पहले ही इसे करा लिया जाए तो ये क्या होती है, बहुत ज़्यादा सुरक्षित होती है। एमटीपी का प्रमुख उद्देश्य अनचाहा गर्भ, असुरक्षित यौन संबंध या बलात्कार से उत्पन्न गर्भ या गर्भाशय में पलने वाले शिशु में होने वाले रोगों की प्रारंभिक जानकारी आदि दिशाओं के गर्भ संपादन की अनिवार्यता होती है। उलवेदन या एमिनोसेंटेसिस क्या होता है, ये जानते हैं इसके बारे में। यह तकनीकी जन्म से पूर्व भ्रूण के स्वास्थ्य, लिंग, आनुवंशिक संरचना ज्ञात करने में सहायक है। परिवर्तित भ्रूण मादा के गर्भाशय में एमिनो एसिड दवा से डूबा रहता है। इस द्रव की कुछ मात्रा भ्रूण को बिना क्षति पहुंचाए सुई की सहायता से नमूने के तौर पर निकाल लिया जाता है। ठीक है ना, जो निकालने के बाद द्रव में उपस्थित कोशिकाओं पश्चात कोशिकाओं के अंडाणुओं का निरीक्षण करके उसमें उपस्थित रोगों का अध्ययन किया जाता है। यह प्रक्रिया निम्न 6 चरणों में संपन्न होती है। नंबर 1, लगभग 10 से 20 ml एमिनो-ओसिटिक द्रव मादा के गर्भ में भ्रूण से सुई के माध्यम से सुरक्षित रूप से निकाल लिया जाता है। नंबर 2 है, इसके बाद दूसरे चरण में एमिनो-ओटिक द्रव का अपकेंद्र किया जाता है। तीसरे चरण में एमिनो-ओटिक द्रव में उपस्थित कोशिकाओं में लिंग परीक्षण के लिए ये जांचा जाता है। चौथे चरण में कोशिकाओं में शुद्ध डीएनए का विश्लेषण किया जाता है। कुछ कोशिकाओं में प्रयोगशाला में 1 या 2 सप्ताह तक संवर्धित किया जाता है। संवर्धित किया जाता है। संवर्धित कोशिकाओं में बीमारियों का विश्लेषण किया जाता है।